कश्मीर के कर्फ्यू को 3 हफ्ते हो गए हैं और इंडिया की तरफ से मजालिम कम नहीं हो रहे। ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मजलूमों के साथ इतना जुल्म इतने लंबे अरसे तक कैसे कर सकती है। इस पूरे किस्से का अगर कोई कीवर्ड है तो वो है रेशल सुप्रीमेसी, नस्ली बालादस्ती या नस्ल परस्ती। जो भी कहें, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम जंप लगाते हैं 20वीं सदी के जर्मनी में, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बुरे हालात हैं और जीतने वाली फौजों ने जर्मन्स पर इतनी सख्त किस्म की पाबंदियां लगा दी कि कोई भी कौम जिसकी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और इज्जत नफ्स के साथ सर्वाइव करना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। ये वो वक्त था जब जर्मन सोसाइटी नाउमीदी, मुफलिसी, जराइम के दलदल में धंसती चली जा रही थी और दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। और इस कशमकश के दौर में एक जज्बाती नौजवान जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था और वो वर्ल्ड वॉर 1 में सिर्फ एक मामूली सा सिपाही था, वो खड़ा हुआ और उसने ये आवाज़ लगाना शुरू की कि जो जर्मन नस्ल है ये कोई आम नस्ल नहीं है, बल्कि ये आर्यंस के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं और इसी आर्यन नस्ल में से एशिया और यूरोप की ज़्यादातर ज़बानें और नस्लें निकली हैं और ये नस्ल दुनिया में बसने वाली बाकी तमाम नस्लों में सबसे अजीम नस्ल है। तो हिटलर ने इस तरह एक्सट्रीम रेशल पॉलिटिक्स की और फिर 1920 में उसने नाज़ी पार्टी बनाई, जो कि उस वक्त के जर्मनी में तेज़ी से मकबूल हुई। Nicht sind Arbeiter, Angestellte, Handwerker, Bauern, Studenten, Bürger। क्योंकि उनकी डिमांड्स बहुत सिंपल थी। वो किसी भी पाबंदियों को नहीं मान रहे थे जो जीतने वाली फौजों ने उन पर लगाई थी और इस एक्सट्रीम रेसिस्ट आइडियोलॉजी की बुनियाद पे वो अपनी कौम से वादा कर रहे थे कि हम जर्मन कौम का जो खोया हुआ प्राइड है, जो उनकी खोई हुई पोजीशन है, उस पर वापस लाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी मुल्कों पे हमला करना पड़े, कितने भी इंसानी जानों का ज़ाया करना पड़े, कितनी भी तबाही मचानी पड़े। नाज़ी गवर्नमेंट के लिए वो जस्टिफाइड था। वहाँ एक तरफ जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बादल मंडला रहे थे तो यहाँ इंडिया में भी कोई अच्छा वक्त नहीं था। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की स्ट्रगल अपने ज़ोरों पे थी और मुसलमान उस वक्त खिलाफत मूवमेंट के बैनर तले जो है काफ़ी मुत्तहद थे। उस टाइम पे जब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज़ादी मांग रहा था तो 3 तरह की आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। एक तो थी मुस्लिम लीग की, जो चाह रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग सा मुल्क बना दिया जाए। दूसरी आवाज़ थी कांग्रेस की, जिसमें नेहरू और गांधी थे और वो ये डिमांड कर रहे थे एक सेकुलर इंडिया की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक सेकुलर इंडिया में रहेंगे। लेकिन एक तीसरी आवाज़ भी थी जो कि उन हिंदुओं की थी जो कि एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे और वो ये डिमांड कर रहे थे कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का, और उन लोगों की जो डिमांड थी वो कांग्रेस नहीं मीट कर पा रही थी। तो उस सोच को आवाज़ दी विनायक सावरकर ने और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या था? हिंदुत्व की फिलॉसफी के मुताबिक हिंदुस्तान सिर्फ उन मज़ाहिब का है जिनका जन्म सब कॉन्टिनेंट में हुआ, बाहर से नहीं आए। हिंदू सारे मुत्तहद हों और वो अंग्रेज़ों और मुसलमानों के उन पर हुक्मरानी करने से पहले वाले दौर की तरफ वापस आए, क्योंकि उनके मुताबिक जब मुसलमानों ने और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर को, उधर की ज़बान को, उधर की रीत रिवायात को बहुत नुकसान पहुँचाया। और जो चीज़ें हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों और मुसलमानों के आने के बाद शामिल हुई, जिसमें इस्लाम भी था और ईसाइयत भी थी, तो नेचुरली उनके ख्यालात मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बारे में अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो इनको बाहर से आने वाला इन्वेडर और बाहर से आने वाले लुटेरों के तौर पे देखते थे। और सावरकर हिंदुज़म को एक मज़हब नहीं बल्कि एक नस्ल समझते थे और इस फिलॉसफी के पीछे सावरकर की इंस्पिरेशन थी उस वक्त के यूरोप में होने वाली रेसिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स। सावरकर हिटलर को पसंद करते थे और हिंदुत्व बेसिकली एक रेसिस्ट फिलॉसफी है।